नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण क्या बता रहा है? देखो, आर्थिक सर्वेक्षण कुछ भी नहीं है। जनरली देश के अंदर जो गतिविधियां घटी हैं उन्हें जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो किस नज़रिए से देखते हैं, सरकार क्या नज़रिए से देखती है, सरकार क्या करना चाहती है, ये आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता है। सबसे पहले जो चांदी के अंदर ये वोल्टिलिटी चल रही है, इस बार चांदी पर नज़र डाल लेते हैं। देखो, दरअसल क्या है कि चांदी की जो वोल्टिलिटी है ना, वो अब एक नेक्स्ट लेवल हो गई। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जो दो देश हैं, अमेरिका और चीन, ये एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं। तो बड़े हाथी लड़ रहे हैं, जिससे चांदी के और सोने के जो दाम है वो ऊपर जाते जा रहे हैं। और वोल्टिलिटी में किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाना बहुत खास रिस्की हो जाता है, तो इसलिए सावधान रहे। चाहे कोई भी पोजीशन बनाए तो बिना वित्तीय सलाहकार को पूछ कर ना बनाए। अब समझ लेते हैं आगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप डुबाना चाहते हैं डॉलर को। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी के ऊपर टैरिफ लगाकर अपने मित्र देशों के ऊपर, जो उनके स्वतः मित्र राष्ट्र हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। यही कारण है कि उनके जो मित्र राष्ट्र हैं वो जा जाकर चीन से हाथ मिला रहे हैं। यही कारण है कि अभी एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, कोई नहीं बताएगा, कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी ने अपना 1300 टन गोल्ड वापस मांग लिया है अमेरिका से। जर्मनी था क्या कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने अपने लगभग बिलियन डॉलर में, जो इनके पास डॉलर था ना, इनका गोल्ड वो डॉलर में कन्वर्ट करके वो डॉलर वहाँ इन्वेस्टर कर दिए थे, और वो गोल्ड इन्होंने अमेरिका को दे दिया। तो अमेरिका ने उस गोल्ड को सेफ हेवन में रख लिया था कि जब तुम्हें लगे तो मांग लेना। लेकिन अब जो है ना, जो देश है ना, वो अमेरिका पे ट्रस्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका का रवैया अपने मित्र राष्ट्रों के लिए ऐसा होता जा रहा है ना, तो इस पर ट्रस्ट कम कर रहे हैं। और अब जर्मनी ने 1300 मेट्रिक टन जो गोल्ड अमेरिका में रखा है, उस गोल्ड को वापस मांगा है। इस गोल्ड को अगर वापस मांगा तो इससे होगा क्या, पहले ये समझ लो। देखो, अगर ये गोल्ड अमेरिका के पास गया तो अमेरिका ने क्या किया, ये गोल्ड बैंकों में रखा, ताकि इसके बैंकों में रहेगा तो वो उसके हेज करके उसका गोल्ड ईटीएफ कर निकाल देंगे। और गोल्ड ईटीएफ निकाल देंगे मतलब गोल्ड ईटीएफ लॉन्च कर देंगे। जनरली ईटीएफ जो आपने लॉन्च करे, अब उसके पीछे कितना एसेट है, मतलब कितना गोल्ड है, वो कौन डिफाइन करेगा? अगर ये गोल्ड निकल के चला जाता है, जैसे जर्मनी ने मांग लिया कि हमारा 1300 टन मेट्रिक गोल्ड दे दो, 1300 मेट्रिक टन गोल्ड दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि इनके गोल्ड निकल जाएंगे, और गोल्ड निकल जाएंगे तो ईटीएफ में दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी सेबी ने कहा था भारत में भी कि आप जो ईटीएफ में बाइंग करते हो ना, या फिर जो किसी कंपनी का आपने गोल्ड खरीद लिया, फिजिकल ऑनलाइन गोल्ड गोल्ड खरीद लिया ना, कि हमने उसका गोल्ड खरीद रखा है ऑनलाइन, तो भाई इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि उसके पास में उतना गोल्ड है क्या? नहीं पता चले उसने आपको कॉइन तो बेच दिए, या आप कुछ सपोज करो आज का गोल्ड का रेट चल रहा है 1.5 लाख, उदाहरण से समझो, और आप उन्हें 1.5 लाख के रेट से 10 किलो गोल्ड के कोई वो बेच दिए, ऑनलाइन गोल्ड कॉइन है ना, कि आपके 10 10 ग्राम इतने हैं। और अब उसके पास में फिजिकल है या नहीं, इस बात की कौन पुष्टि करेगा? तो इसीलिए सेबी ने पहले ही कहा था कि आप अगर किसी कंपनी का ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हो ना, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि एक दो तरीके से गोल्ड खरीदा जाता है। एक तो फिजिकल गोल्ड जो आपके हाथ में होती है जिसकी डिलीवरी, और एक होता है डिजिटल गोल्ड। जनरली फिजिकल गोल्ड जो होता है उसको थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, क्योंकि उसको मतलब लोकर वगैरह में रखो, नहीं तो घर रखो तो चोरी होने का खतरा होता है। और जो डिजिटल गोल्ड होता है वो जनरली को आपने अगर सपोज करो तुम्हारे पास में अभी 1,80,000 चले, दस तुम्हारे पास में 18,000 रुपये है, तो आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, और आपके पास में वो 1 ग्राम गोल्ड की कीमत दिखाती रहेगी, है ना? ऐसा समझ लो। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि भाई आपका बस ऑनलाइन गोल्ड है, अगर वो 18,000 से मतलब 1,80,000 की जगह 2 लाख पहुंचेगा तो आपकी उसकी 22,000 कीमत हो जाएगी, आप बेचोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके पास उतना गोल्ड ही अवेलेबल नहीं है, आपको केवल कॉइन बेच रखे हैं, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को जैसे सेबी ने अलर्ट किया था, ऐसे ही जैसे जर्मनी ने गोल्ड मांगा अपना, अगर इनने जो अमेरिका के बैंकों में गोल्ड रखा वो बैंक वापस मांग लिया और बैंकों के पीछे से दिवालिया हो गए, तो जिस तरह से जो जेपी मॉर्गन बैंक है, जेपी मॉर्गन बैंक ने चांदी को शॉर्ट कर रखा है, गोल्ड भी डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ की इकोनॉमी का क्या हालत होगी? अभी जो वहाँ के फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं जेपी, उन जयराम पवेल, उन्होंने कहा कि यार मैं ट्रंप की नहीं मानता। ट्रंप ने ये कहा था कि मैं बोल रहा हूँ तुम तो और ब्याज दरों में कमी करो। उन्होंने बोला मैं तुम्हारी मानता नहीं, मुझे लग रहा है कि देश की आर्थिक हालत सही नहीं है, इसलिए मैं ब्याज दरों में कमी नहीं करता। ट्रंप ने इसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई कि ये कुछ काम का नहीं है, ये है वो है, लेकिन उस बात को जयराम पवेल समझ गए कि नहीं, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ अभी कहीं भी कोई
कोई सूसराहट नहीं करी। लेकिन इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जर्मनी ने अपना गोल्ड वापस मांग लिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के ऊपर लोग बाग ट्रस्ट कम कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के पास में 1 लाख 1,26,000 किलोग्राम भारत ने गोल्ड खरीदा है पिछले साल से। मैं अगर बात करूं कि हमारे पास में कितने बॉन्ड थे अमेरिका के, तो 21,30,000 करोड़ है, 21,40,000 डॉलर के बॉन्ड थे हमारे पास में अमेरिका के। लेकिन अब वो घट कर रह गए हैं 4,36,000। तो मतलब बाकी के हमने जो बॉन्ड थे वो अमेरिका में बेच दिए, और बेच कर उसके अगेंस्ट में गोल्ड खरीद लिया। ऐसे ही चीन भी कर रहा है। तो जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ना कि एक साल में गोल्ड हो गया 2 गुना, तो क्यों हुआ है पीछे? उसके पीछे कारण जो है ना वो यही है। कौन सा कारण? कारण ये है कि जो बड़े बड़े देश है ना वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। रिटेल की बाइंग से इतना नहीं होता। जो गोल्ड में इतनी तेजी दिखी है, रिटेल की तेजी नहीं है। ना रिटेल ला सकता है। अभी गोल्ड इतनी वोल्टिलिटी कर रहा है कि आपको बताऊं, 1,80,000 रुपये के 81,000 रुपये हाई बनाया, 23,000 रुपये एक दिन में टूट गया गोल्ड। 23,000, समझ रहे हो? चांदी ने 4,20,000 रुपये का हाई बनाया, और एक ही दिन में चांदी 65,000 रुपये टूटी, फिर वहां से रिकवर हुई। तो यार एक बात बताओ, 65,000 रुपये की वोल्टिलिटी कौन सहन कर लेगा? आपने मान लो 1 किलो चांदी 4,20,000 में खरीदी, और अब पता चले आपको उसकी कीमत 3,60,000 रहेगी। तो यार सपोज, मतलब बुद्धि खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो परिस्थिति क्या है कि चांदी और सोने के अंदर जो वोल्टिलिटी बन रही है ना, वो वोल्टिलिटी भयंकर तेजी के कारण बन रही है, और वो पैनिक के कारण बन रही है। पैनिक कौन फैलाया? ट्रम्प फैलाया। ट्रम्प के पैनिक फैलाने के कारण, ट्रम्प के अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ में इस बिहेवियर के कारण, जो उसके मित्र राष्ट्र हैं वो उनसे या तो अपना गोल्ड मांग रहे हैं, और अगर गोल्ड नहीं मांग रहे तो बॉन्ड मार्केट में उतार रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में डॉलर ले रहे हैं। डॉलर के से या तो गोल्ड या तो सिल्वर बाय कर रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका को डुबा के मानेगा ट्रम्प। जो मैं आपसे बोल रहा था कि अमेरिका को डुबाने की कगार पे खड़ा करा ट्रम्प ने। अब ट्रम्प की ये तो मजबूरी है। चलो मैं अपने आर्थिक सर्वेक्षण पे आता हूँ, क्योंकि ट्रम्प की तो जितनी आप बोलते थे। चलो एक बात कर ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प का दक्षिण कोरिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, 25% कर दिया है। और यार इनकी तो डील होगी थी, फिर उसके बाद कैसा होया? इन्होंने तो 15% डील कर ली थी। दरअसल मामला वो नहीं है। आपको जो डील लग रही है डील होगी, तो डील वो नहीं है। डील है इनकी 3.5 लाख करोड़ की। इन 3.5 लाख करोड़ डॉलर, मतलब ऐसा समझ लो कि 35,000 बिलियन डॉलर, 35,000 बिलियन डॉलर के आसपास, जो अमेरिका में इन्वेस्ट करने थे दक्षिण कोरिया को। लेकिन उसको अभी दक्षिण कोरिया की तरफ से और दक्षिण कोरिया की सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन ना मिलने से क्या हुआ? उससे वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करवाया, जिसको जो डोनाल्ड ट्रम्प पैनिक क्रिएट करा रहा है अंदर से। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे कि यार तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, तुम तो इन्वेस्ट करो। लेकिन उन्होंने बोल जरूर दिया था कि टैरिफ लगा रहा हूँ। फिर बाद में कदम पीछे खींच लिया उसने। क्यों खींच ली? उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह से मेरा रवैया रहा ना, और दक्षिण कोरिया भी जाकर चीन के साथ में मिल गया, भाई कनाडा चीन से मिल गया, यूके चीन से मिल गया, फ्रांस चीन से मिल गया, जर्मनी चीन से मिल गया। अब जो इसके अपने मित्र राष्ट्र है ना, जिन पे ट्रस्ट करता है, जिसमें से दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास में अपना परमाणु बम है। फ्रांस के पास परमाणु बम है, यूके के पास परमाणु बम है। अब जब इन दोनों के पास में परमाणु बम है, तो बाकी कहाँ है? अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कहाँ रायता फैला कि ट्रम्प ने इस तरीके से बिहेव किया कि ना सबको इकट्ठा होकर उसके गलियारे में पंचायत लगानी पड़ेगी? ये केवल डोनाल्ड ट्रम्प की ही करनी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं तो ये ले लूंगा, मैं तो वो ले लूंगा, तो इस चीज को चलते वो कहीं ना कहीं बोले नहीं यार, अब तो बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो बड़ा एक्शन कहाँ से लिया जाए? कनाडा ने गए अपनी डील कर आए कि आओ आओ हमारे 5% पे बेचो गाड़ियाँ। यूके ने, फ्रांस ने बोला आप हमारे यहाँ आओ। बल्कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गए थे ना, मार्क कार्गी क्या नाम था उनका, उन्होंने तो जाकर 60 CFO को लेकर गए थे, CEO को लेकर गए थे कंपनियों को, और उन्होंने बोला कि चीन अपनी अलग से एम्बेसी वहाँ खोले, और बढ़िया नेक्स्ट मतलब व्यापार करेंगे हम दोनों। और क्या है कि इस इससे अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा ना, तो केवल और केवल अमेरिका को पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा वो समझो पहले। क्योंकि ज्यादातर व्यापार किसका है? यूरोप के देशों में, अमेरिका में। और ये जो व्यापार टूट रहा है, कहाँ जा रहा है? चीन में जा रहा है। और चीन अगर इनसे बोल देता है कि तुम हमें काम करो, डॉलर में ट्रेड ही नहीं करते, तुम मुझे मेरी ब्रिक्स करेंसी में दे दो, या तुम मेरी युआन में दे दो। तो जिस तरह से जो इसने पहले एक डिसीजन लिया था ना
कि नहीं, जो यूरोप के लगभग 66 जो ऑर्गेनाइजेशन थे ना, उनसे ट्रम्प ने अपने आप को बाहर कर लिया था ना, तो यो ट्रम्प को बहुत बड़ा दुख देने वाला है आने वाले टाइम। ये समझ लो कि अब जहाँ पूरा यूरोप चीन की तरफ झुकाव है, बल्कि अगर बात करें भारत और ब्राज़ील और बड़ी जो तुम्हारा रूस और ये जो है, ये तो सब चीन की तरफ है ही। यूरोप की तरफ उसका झुकाव हो ही गया। अब अमेरिका अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने कनाडा के प्रधानमंत्री को बोला कि मैं 51वां राज्य बना दूंगा। यही कारण है कि वो बार बार बोलता है कि यूरोप कुछ नहीं है, मैं पूरे नाटो का मालिक हूँ, क्योंकि ये उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। तो इसलिए क्या करना है, बहुत सतर्क रहना, अलर्ट रहना। सोना चांदी में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले एक बार सलाह जरूर करें वित्तीय सलाहकार से, जो भी आपका हो, ये नहीं बोलता मैं। अब इकोनॉमिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है, देखो इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो है ना, जो भारत का इकोनॉमिक सर्वेक्षण कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया रुपया जितना गिर रहा गिरने, तो हम नहीं संभाल पाएंगे। और अगर रुपया नहीं संभाल पाएंगे तो इसका मतलब रुपया और गिरेगा, गोल्ड और महंगा होगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कोल्ड्रेक्शन है दोनों का। जैसे डॉलर महंगा, डॉलर की वैल्यू गिर रही है तो डॉलर के अगेंस्ट में गोल्ड महंगा हो रहा है। जब भी कोई ब्याज दर कम करता है तो गोल्ड महंगा होता है। वही कारण है भारत के अंदर एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रहा है। जो बचा कुचा फॉरेन रिजर्व है वो एफआईआई निकाल के ले जा रही है। कारण यही है कि भैया आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसा नहीं डालने वाले, मतलब तो हम रुपये को नहीं संभालेंगे, रुपया जहां तक जा रहा जान दो। इसका मतलब ये है कि अभी रुपया 93 रुपये चल रहा है, इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि संभालने के लिए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं संभाल पाएंगे भैया, जान दो जहां तक जा रहा है। अब समझो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो सरकार ने कहा है कि हमारा इस बार का अपना जो वित्तीय घाटा है ना, राज्य से राज्य कोष घाटा, वो हम 4.8 से घटा करके 4.4 करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं कटौती करेगी, क्योंकि जो घाटा होता है कैसे होता है कि हमने 100 रुपये बजट में निकाल के रखे और 105 रुपये खर्च कर दिए, तो 5 रुपये जो हुआ हमारा राज्य कोष ये घाटा हुआ। इसीलिए सरकार इसमें भी कम कटौती करने के बारे में विचार कर रही है। दो तीन चीजें हैं जहाँ पे सरकार को देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जो महत्वपूर्ण है ना, इकोनॉमिक सर्वे में कोई नहीं बताया, वो ये है कि जो राज्य सरकार है ना और जो केंद्र सरकार है, इन दोनों में जो कर्ज लेने की होड़ सी मची है। मतलब राज्य सरकार भी कर्ज लेने में कम नहीं है और केंद्र सरकार भी कर्ज लेने में कम नहीं है। अब ये कर्ज राज्य सरकारें हैं किस बिहाफ पे ले रही हैं, क्योंकि जब से जीएसटी में सरकार ने छूट दी है, उसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हैं। दोनों कह रही हैं कि भाई इस कंडीशन से तो नहीं चलेगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब है। और राज्यों के भी जो जिनका जीएसटी होता था, जीएसटी में से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ना, इसमें से कुछ हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती थी। अब जब जीएसटी में इन्फॉर्म लाई है, जीएसटी कट हुआ है, तो उससे जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्हें भी उस तरह उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अनाबनी बनी हुई है। इसीलिए सरकार का बहुत फोकस रहेगा इस बार कि कैसे न कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो दूसरे देशों में जाए, जिससे हमारे पास में फॉरेन रिजर्व आए। क्योंकि हम जो हमारे सर्विस सेक्टर से जो लोग बाहर काम करने गए हुए हैं काम का, वो जो डॉलर के फॉर्म में पैसा भेजते हैं ना, उसके बाद भी हम मतलब ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। मतलब हमें व्यापारिक जो 3 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रहता ही है। अभी पिछली बार भी 8,400 करोड़ रुपए के आसपास में रहा था। सरकार अभी रुपया संभालने की कगार में है नहीं, सरकार ने बोल दिया कि हम रुपया नहीं संभालेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से ज़्यादा लोन ले रही है, ये एक समझने का विषय है कि भाई इतना लोन ले क्यों रही है और क्या चाहती है। हाँ, इतना जरूर है कि उनने इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी का अनुमान है वो 6.8 से बढ़ा के 7.2% किया है। इसका मतलब ये है कि भाई जीएसटी कट होने से और जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से, जीएसटी कट हुआ तो भी लोगों ने सस्ती गाड़ियां समझ के गाड़ियां खरीदी, गाड़ी खरीदी तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो गाड़ियां जहाँ बनती है जिन कंपनियों में, उनमें डिमांड गई तो वहाँ से डिमांड और गाड़ी बनेगी, डीलर के पास और आएगी। उसका मतलब है भाई को जो हम देखते हैं ना जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जब वो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसमें सकल घरेलू उत्पाद, जो उत्पाद बनेगा तभी तो वो जीडीपी में आएगा। तो उसका मतलब जीएसटी का इन्फॉर्म होने का कहीं ना कहीं फायदा देखने के लिए मिलेगा।
इकोनॉमिक सर्वे जनरली कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे एक तरीका से सरकार ये बताती है कि हम किस किस तरफ क्या क्या सोचते हैं, मतलब हमारे विचार क्या है। जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि हम अभी रुपये को संभालने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब रुपया नहीं संभलने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने मित्र राष्ट्रों के ऊपर मैं बल्लम वाली फीलिंग से टैरिफ लगा दूंगा लगाया, उससे जो यूरोप के देश हैं वो चीन के आंगन में जाकर खड़े हो गए हैं और चीन चीन के आंगन में नाच रहे हैं सारे। उससे कहीं ना कहीं ट्रम्प अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, लेकिन अभी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, बल जाने में समय लगेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।